हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राइजिंग एकेडमी में। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्लास 10 की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ के 40वें लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो यूनिट 3 थी उसको ख़त्म कर लिया। सारे क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी थे, सारे पॉइंट्स हमने देख लिया। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो इस यूनिट में बेसिकली हम लोगों को नाम से ही पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं, ओके, और उनको बनाते कैसे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, फिर उनको हल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम थ्रू आउट द यूनिट देखने वाले हैं, है ना। तो मैं जल्दी से सिलेबस लिख देता हूँ, जो भी इस यूनिट का है, पॉइंट्स हैं 6-7, उनको लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक से जो इस यूनिट का रहेगा, इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ओके, सिलेबस जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, एक एक टॉपिक। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोई द्विघात समीकरण होता क्या है। द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें ये देखना है ना। किसी चीज़ को अगर पढ़ना है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ आखिर है क्या। उसके बाद है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है तो बार बार मुझे उसी की याद आ रही है। वैसे ये दोनों चीज़ें सेम ही है, बस छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे, है ना। उसके बाद सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। आप लोग इस विधि से बहुत अच्छे से परिचित हैं, है ना। कैसे परिचित हैं देखेंगे हम लोग। हमने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था तब वहाँ पे आप लोगों ने फैक्टराइज करके उसको सॉल्व किया था, है ना, जीरोस फाइंड करने के लिए, शून्य निकालने के लिए। फोर्थ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज बेसिकली जीरोस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये वाला फॉर्मूला हमें पढ़ना है क्योंकि हमने इसको पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है और जान गए हैं कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, है ना, आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी द्विघात समीकरण के बारे में डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाल लो ना तो उस द्विघात समीकरण की आधी प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाती हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। होता क्या है, कैसे निकालेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जस्ट लाइक आप लोगों ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का जोड़ और गुणनफल। इसी तरह आप लोग पढ़ेंगे मूलों का जोड़ और गुणनफल, है ना, रूट्स का। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मूल आते हैं, जो रूट्स आते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, वो वास्तविक है, वो रियल है, रियल वास्तविक एक ही चीज़ है, वो अवास्तविक है, वो रैशनल है, इरेशनल है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं ना। ओके, उसके बाद हम लोग यूनिट का रिवीजन करेंगे और ख़त्म हो जाएगी यूनिट। जाहिर सी बात है कि हर एक टॉपिक के एंड पे हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। बिना क्वेश्चंस के तो कोई काम होता नहीं है। ओके, तो ये है अपना पूरा सिलेबस का ओवरव्यू। अब मैं स्टार्ट करता हूं द्विघात समीकरण, उसके इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से, है ना। तो सीधे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर है क्या चीज़ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ओके, इसमें दो चीज़ें हैं, द्विघात है, समीकरण है। द्विघात का मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल की द्विघात कब होती है, जब उसमें जो चर प्रयुक्त होता है उसकी अधिकतम घात 2 हो, है ना। तो आप लोगों ने इस शब्द को तो पहले सुना ही है, जब आपने यूनिट 2 पढ़ी विच इज पॉलिनोमियल, तो उसमें आपने देखा कि द्विघात का मतलब क्या होता है। द्विघात बहुपद एक्चुअली आपने देखा ना, जिस बहुपद की घात 2 हो। अब बहुपद की घात 2 होने का मतलब उस बहुपद में जो चर हमें प्रयुक्त हुआ है उस चर की अधिकतम घात 2 हो। नेक्स्ट, समीकरण क्या होता है, मैंने बताया था आपको रैखिक समीकरण में कि जब हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन का यूज करते हैं, किसी बीजगणितीय एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, व्यंजक में,
बराबर के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं तब हम उसको बोलते हैं द्विघात वो, तब हम उसको समीकरण बोलते हैं, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि कोई द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि ये कोई द्विघात बहुपद होगा, उस बहुपद में हम बराबर लगा के 0 उसके बराबर लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। माना आपके पास एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, जब आप इसके बराबर में 0 लिख देंगे तब ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। ये फर्क होता है एक द्विघात बहुपद है और एक द्विघात समीकरण में। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको दिया हो तो ये बहुपद हो गया, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ से लेकर 0 तक पूरा कंसीडर कर रहे हैं तो ये समीकरण हो गया, है ना। ये होती है डेफिनेशन। अब ये तो मैंने रफली बता दिया है ना। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे देखते हैं हम लोग। मैं इसको मिटा दूं तो लिखूं ओके। किसी यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल होता है, चर x के लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a, b, c ये तीनों चीज़ें क्या हैं, अचर हैं, है ना। तथा a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, जो हमने पिछले यूनिट में स्टडी किया है। जहां a, b, c अचर है तथा a 0 के बराबर नहीं है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। ये होती है सटीक और एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी द्विघात समीकरण की। ओके, अब आप लोगों को द्विघात समीकरण क्या होता है ये पता चल गया। अगर आपको कहीं भी इक्वेशन इस टाइप का दिख जाए जहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c हो LHS में और फिर बराबर का निशान हो और RHS में 0 हो, तो उस समीकरण को हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब कोई भी समीकरण अगर आपको डायरेक्ट इस रूप में नहीं दिया गया है, थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिया गया है, गुणन व्यंजकों के गुणनफल में दिया गया है ना, डिवीजन में दिया गया है, तो उसको कैसे पहचानो क्योंकि वो द्विघात समीकरण है। तो उस पे हम लोग देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे, है ना। तो मैं लिख देता हूं एक सब टॉपिक इसका, द्विघात समीकरण की पहचान। ओके, सबसे पहले तो मानक रूप इसका यही होता है ना। किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड, है ना। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है होता है। अब नेक्स्ट, यदि हम इसको, मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। यदि हम किसी समीकरण को समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं, a, b, c की वैल्यू चेंज रहेगी, बाकी सब कुछ यही रहना चाहिए। b और c 0 भी हो सकता है क्योंकि हमें कंडीशन सिर्फ a के बारे में दी हुई है। एक के रूप में लिख सकते हैं तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई इस टाइप का समीकरण दे दिया गया 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई
5x प्लस 4 माइनस 7 बराबर 7। चलो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो क्या आपको अभी ये इस टाइप का दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे x की 2 घात है, लेकिन हमें यहाँ x की अलग अलग एक एक घात दिख रही है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बन गया तो द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं बना तो नहीं है। ओके, 2 ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, ओपन कर दो। 2x का मल्टीप्लाई बारी बारी से इसमें होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई बारी बारी से इसमें होगा। तो 2x का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस 2x का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 2 ज़ा 8x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 3 5 ज़ा 15x, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 12, और 7 को भी इक्वल के इधर लेते आओ तो माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल 0। ओके, 10x स्क्वायर, देखो 8x यहाँ है, 15x यहाँ है। 15x में 8x जोड़ो, कितना आएगा 23 प्लस 23x, और 12 में से 7 चले जाएगा 6 कह रहा हूँ, 12 में से 7 गए 5 बराबर 0। अब देखो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसकी तुलना इससे करो, देखो a बराबर क्या मिल गया 10, b बराबर 23 और c बराबर माइनस का 5, है ना। तो ये एक द्विघात समीकरण हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इक्वेशन हो गया। तो ऐसे आपको कोई भी समीकरण दी हो किसी भी फॉर्म में, उसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स तोड़ेंगे, उसके बाद अगर वो इस टाइप का बन गया तो वो एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस इस टाइप के करा देता हूं जिसमें हमें पहचानना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। 2 मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक एग्जाम्पल ऐसे है और दूसरा ऐसे है। तो हम लोग एक एक उठाकर देखते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ओके, ब्रैकेट ओपन करना है दोनों तरफ, क्योंकि ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो x का मल्टीप्लाई इधर होगा अंदर, तो x स्क्वायर प्लस x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस 2x माइनस का 2, और इक्वल की तरफ क्या आएगा राइट साइड, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ओके, देखो अब बराबर के दोनों तरफ 2 चीज़ें होती हैं जिनका चिन्ह बराबर है, और वो दोनों चीज़ें बराबर हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। x स्क्वायर दोनों तरफ है, दोनों का चिन्ह प्लस है, कैंसिल हो गया। और कुछ है नहीं। x में से 2x घटना है तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 2 वैसे ही बराबर 3x में से 1x चले गया, 2x और माइनस का 3। अब सारी चीज़ें एक तरफ लाते हैं, मैं उसी तरफ भेज देता हूँ सारी चीज़ें। तो x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2x में प्लस का x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, और माइनस 3 ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस का 2 मतलब माइनस का 1 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? नहीं है, ये एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है ही नहीं ना। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलो इसका काम तमाम। इसको देखते हैं, क्या ये है? ये लेफ्ट साइड तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसको वैसे ही उतार दो। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, पहचानो। RHS में देखो सूत्र लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab मतलब 4x। x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, 2x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 4 ज़ा 8x, है ना। अब हमें x स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा है, x और x भी दोनों तरफ है और अचर पद है, तो हमें सारी चीज़ों को एक तरफ लाके गुणांकों को व्यवस्थित करना है। तो मैं सारी चीज़ें राइट साइड भेज देता हूँ। तो जो पहले से लिखा हुआ था उसको लिखा रहने दे, और उसके बाद ये इधर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में है, अगर साइड चेंज करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। 3x प्लस में है, अगर साइड चेंज करेगा तो माइनस 3x।
1 प्लस में है तो -1 बराबर का 0। 2x² में से एक x² चला गया तो x² बचा, और पहले x वाले को सॉल्व करते हैं। फिर -8x -3x मतलब माइनस का 11x, और 8 में से 1 चले जाएगा तो 7 बराबर 0। देखो ये तो बन गया भैया। इसकी तुलना अगर हम करें किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर 1 है, b बराबर -11 है, c बराबर 7 है। देखो क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं होता है। और यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है, 2। तो अतः ये दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है ना। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। लो भैया हो गया। हम लोगों को मतलब आइडिया पता चल गया ना अब कि हम लोग कैसे एक द्विघात समीकरण को पहचानते हैं। ओके, अब अगर पहचानना आ गया तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम किसी द्विघात समीकरण को बनाएंगे कैसे। अगर आपके पास कोई कंडीशंस दी हुई हैं जिनको आपको एक द्विघात समीकरण में बदलना है, तो आप क्या क्या स्टेप्स करेंगे, ये अब हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आपने रैखिक समीकरण में पढ़ा था ना, हम किसी अन्य समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलते थे, या किसी कंडीशन को, जैसे एक व्यक्ति की उम्र इतनी है, उसके बेटे की उम्र उसके 2 गुनी है, ऐसे करके कंडीशंस रहती थी ना, टाइम एंड वर्क, इन सबको रैखिक समीकरण में बदल के हमने सॉल्व किया। तो रियल लाइफ में ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें द्विघात समीकरण की मदद लेनी पड़ती है ना। तो उन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम लोग किसी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं, है ना। और एक बार अगर कन्वर्ट हो गई तो हम लोग उनको सॉल्व करने पे चलेंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 3, हमें अब क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना सीखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे देखना है। ओके, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 3 अधिक है तथा आयत का क्षेत्रफल 324 वर्ग इकाई है, तो इस स्थिति को एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हम ये जो कंडीशन दी हुई है एक रेक्टेंगल के बारे में, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। फिर अगर हमें उसको हल करना आ गया तो उसको हल करके उस आयत की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, सब पता लगा सकते हैं। चलो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें जो लंबाई दी हुई है उसके चौड़ाई से 2 गुने अधिक है ना, मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो हमें चौड़ाई को एक वेरिएबल मान लेना है। माना आयत की चौड़ाई बराबर x इकाई। अब मीटर में है या सेंटीमीटर में ये हमें नहीं पता है, तो हम सिर्फ इतना मान लेते हैं, इकाई। ओके, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, x के 2 गुने से 3 अधिक। अतः लंबाई क्या होगी, x के 2 गुने से 3 अधिक, ये तो मैंने लिख दिया ना, x का 2 गुना मतलब 2 टाइम्स और 3 अधिक मतलब +3। ओके, अब हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 324 वर्ग इकाई। और आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तो लंबाई यहाँ पे कितनी है, 2x + 3, और चौड़ाई कितनी है, x, और ये बराबर किसके रहेगा, 324 के। तो ये इंप्लाई करेगा, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + 3x और 324 को इधर लाओ, माइनस का 324 बराबर का 0। तो भैया हमारे पास मिल गई एक द्विघात समीकरण, है ना, ये मिल गई एक द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को हल अगर करना सीख गए तो हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो किसी भी कंडीशन को हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे बनाते हैं, बदलते हैं, ये आप लोगों ने देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, अब मैं एक एग्जाम्पल शायद और करवा दूं
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ी और डिफरेंट क्या बोलते हैं सिचुएशन रहेगी, है ना। तो चलते हैं हम लोग सीधे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है एक रेलगाड़ी। मैंने वह बाय द वे इसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है, वहाँ से लिया है। मैंने सोचा इसको करवा दूँ और इसी बहाने अपनी एक्सरसाइज 4.1 भी कवर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन जो मैंने 2 पहले करवाए थे, पहचानना कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है, वो भी एनसीईआरटी से था। ओके, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ओके, लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। ओके, हमें चाल ज्ञात करनी है तो जो हमारा द्विघात समीकरण होगा वो चाल के वेरिएबल में होगा। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर u किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी वेरिएबल मान लो। चाल को हम लोग जनरली u और v से मानते हैं, इसलिए मैंने u मान लिया। ओके, अगर चाल उसकी इतनी है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। अतः समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। दूरी है 480 और समय क्या, चाल क्या है u, है ना। तो समय बराबर ये मिल गया। अब अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगाती है। ओके, प्रश्नानुसार अगर उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, मतलब u-8 कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में इससे 3 घंटे और ज़्यादा लगाती है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल ये हो गई, समय क्या हो जाएगा 480 बटे u प्लस 3 घंटे और जुड़ जाएंगे बराबर दूरी। और दूरी क्या है, सेम है ना, उसी दूरी को तय कर रही है, मतलब 480 दूरी होगी, है ना। प्रश्न के हिसाब से हम लोग ये लिख दिए। अब हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, u-8 एज इट इज़ रखा रहेगा। इस u का 3 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 480 प्लस 3u और डिवाइडेड बाई u बराबर 480, है ना। चलो u-8 एक ब्रैकेट में और ये 3u प्लस 480, मैंने स्विच कर दी प्लेसेस, 3u को इधर ला दिया, 480 को उधर ला दिया, बराबर ये u उठ के इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 480u। ओके, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। u का मल्टीप्लाई 3u से होगा तो 3u स्क्वायर प्लस u का मल्टीप्लाई 480 से होगा तो 480u माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3u से तो 24u माइनस 8 का मल्टीप्लाई इससे 800, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 6 38। सही है। ओके, और ये बराबर में क्या है 480u। 480u बराबर के दोनों तरफ है तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से मिला 3u स्क्वायर माइनस 24u माइनस 3840 बराबर 0। अब देख लेते हैं क्या 3 से कट रहा है, 3 से 24 तो कट ही जाएगा और 8 3 11 4 15, हाँ कट जाएगा। 3 से कट जाएगा तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये u स्क्वायर बचेगा माइनस 8u बचेगा और माइनस में जब 3 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 24, 3 8 जा 24, ये आया भैया। ये अपना क्या है आंसर। हम इस कंडीशन को एक द्विघात समीकरण रूप में बदल लिए। अब अगर इसको सॉल्व करके हम u का मान निकाल लें तो वही रेलगाड़ी की चाल होगी, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी कंडीशन को जो बदलने लायक है एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। ओके, अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो है किसी द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। जिस तरह से किसी द्विघात बहुपद का शून्यक होता है
उसी तरह से द्विघात समीकरण का मूल होता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे बड़ी ही डिटेल से आगे। तो मैं आप लोगों से इस चीज़ को मिटाने के बाद मिलता हूँ। ओके, किसी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, व्हाट आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अब हम लोगों को जानना है। ओके, तो अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका हमें मूल निकालना है, तो आपने जिस तरह से एक द्विघात बहुपद में मूल निकाला था, सेम वही चीज़ है। अगर आप ग्राफ से देखें तो बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जहाँ पे काटता है वह उस बहुपद का शून्यक होता है। इसी तरह द्विघात समीकरण का ग्राफ एक्स अक्ष को जहाँ पे काटता है वह द्विघात समीकरण का मूल होता है। और अगर हम बीजगणितीय परिभाषा देखें तो x बराबर अल्फा, ये अल्फा ऐसे, x बराबर अल्फा जहां अल्फा एक वास्तविक संख्या है ना। किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का, अब मैं a बराबर 0 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये बात तो आपको अंडरस्टूड है, मूल कहलाती है एक्चुअली। x बराबर अल्फा एक वास्तविक संख्या है जो द्विघात समीकरण का मूल कहलाती है यदि हम x की जगह अल्फा रख दें तो वो 0 के बराबर हो जाए, है ना। क्या, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तब हम लोग बोलेंगे जो x बराबर अल्फा है इस समीकरण का मूल है, रूट है ना। अलग भाषा में मतलब किसी और शब्दों में, या x बराबर अल्फा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को क्या करे, सेटिस्फाई करे ना, संतुष्ट करता है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि x बराबर अल्फा इसका रूट है, या फिर या आप नहीं लिखते, इतना काफी है। x बराबर अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तब जाके अल्फा इसका रूट होता है। अगर पॉलिनोमियल में हम चले जाएं तो x बराबर अल्फा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक कहलाता है। देखो 3 डेफिनेशन मिल गई हमें। पहली डेफिनेशन, अगर हम x बराबर अल्फा इसमें रख दें तो इसको संतुष्ट कर दे, है ना, बराबर 0 हो जाए। दूसरी क्या है डेफिनेशन, इस बहुपद का शून्यक हो, है ना, 0 हो। 2 डेफिनेशन मिली। ये होती है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की परिभाषा, है ना। अब मूल निकालते कैसे हैं ये हम लोग को देखना है कि मूल निकालते कैसे हैं। मूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। सबसे पहले आप दिए गए द्विघात समीकरण का या तो गुणनखंड करें, उससे निकाल लें, या गुणनखंड करने के अलावा आप एक सूत्र लगा दें, वही जो मैंने बताया था x = -b प्लस माइनस वाला। तो इन दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक और होता है, या अगर आप इसका ग्राफ बना दें और ग्राफ जिस जगह एक्स अक्ष को कट कर रहा है वो पॉइंट क्या होता है, इसका शून्यक होता है ना। ओके, अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हम लोग मिलते हैं 41वें लेक्चर में। उस लेक्चर में मैं बता दूँ क्या बातें होने वाली हैं। हम उस लेक्चर में बात करेंगे किसी द्विघात समीकरण का हल होता क्या है, हल कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, है ना, इस पे हम लोग बात करेंगे। अगर हल निकालना आ गया तो हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं द्विघात समीकरण में बदल के, है ना। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस मत कीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।